A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? अच्छा सा। अच्छा। हाँ जी, in the last class we have done all the questions related to return on investment या फिर हम बोल सकते हैं return on capital employed. उसके क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और उससे पहले के जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, रिलेटेड टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, वो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के रिमेनिंग 5 रेशियोज आज डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, समझेंगे उनको, और जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आज करके आज हम अपना सिलेबस करेंगे कंप्लीट। तो नेक्स्ट रेशियो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर रेशियो नंबर 6, रेशियो नंबर 6 है आपका रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स, या मैं बोल सकता हूं और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। फंड्स बोल लो या इक्विटी बोल लो, एक ही बात है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिटर्न ऑन नेट वर्थ या नेट असेट्स। ठीक है ना? क्लियर? अरे जवाब तो दो भाई। नेट वर्थ या शेयर होल्डर्स फंड्स या शेयर होल्डर्स इक्विटी, इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी ना है। अब इसके ऊपर क्या रिटर्न मिलता है मुझे बताओ बच्चों। शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट्स अवेलेबल होगा और जो शेयर होल्डर्स ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, दिस रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स and the funds invested by the shareholders in the joint stock company। तो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को कौन सा अवेलेबल होता है? फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट and tax divided by shareholders funds and multiplied by 100। जो आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज फॉर्म के अंदर आएगा। आंसर जो आएगा वो परसेंटेज फॉर्म में आएगा। इससे प्रीवियस जो हमने रेशो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स फंड्स हैं उस टोटल अमाउंट के ऊपर कितना प्रॉफिट हमें अवेलेबल होता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज अवेलेबल या अर्न्ड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑन द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स प्लस लॉन्ग टर्म लेंडर्स। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, जबकि रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स जो है वो बात करता है द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न प्रॉफिट ऑन द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। बोलो क्लियर? ये रेशो भी जितना ज्यादा होगा बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं, ये रेशो भी जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है ना। बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर।
तो देखो बुक में से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड shows the overall profitability of the funds supplied by the long-term lenders and shareholders taken together, whereas return on shareholders' funds measures only the profitability of the funds invested by the shareholders. Return on shareholders' funds is also termed as return on shareholders' equity, जो already मैं आपको बोर्ड पे समझा चुका हूँ. For calculating this ratio, the net profit after interest and tax, बट ध्यान रखना, बट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड लेस मत कर देना, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड्स में आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूडेड होती है, इज डिवाइडेड बाय द टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स. नेक्स्ट पेज पे आपको फॉर्मूला गिवन है जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं. टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स में आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑल आर इंक्लूडेड इन द टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स. ठीक है. अब देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 80. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021. एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें गिवन है 31 मार्च 2021 की. बैलेंस शीट में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 2 लाख, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, 15% डिबेंचर्स एंड करंट लायबिलिटीज गिवन है. सर रिजर्व्स अलग दिखा रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस अलग दिखा रखा है. हाँ, थोड़ा प्रेजेंटेशन की मिस्टेक तो है, रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर हेड के अंदर इनको क्लासिफाई नहीं किया. अदरवाइज इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों को ऐड करके लिखता शेयर कैपिटल के अंदर. बोलो यस और नो, जवाब दो. Yes, sir. Yes, ठीक है ना, sir. यहाँ पर वो क्लासिफिकेशन नहीं किया इनसाइड द बैलेंस शीट. क्वेश्चन में बैलेंस शीट के बाहर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रहा है प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स अमाउंटेड टू रुपीज 3,55,000. हमें दे रखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स is equal to 3,55,000 रुपीज. रेट ऑफ टैक्स आपको दे रखा है, टैक्स रेट आपको गिवन है 50%. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स. हमें रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स कैलकुलेट करना है. एक बात का ध्यान रखना, ये जो 3,55,000 आपको दे रखे हैं, अब क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है और बैलेंस शीट आपकी बन चुकी, तो बेटा जो करंट ईयर के प्रॉफिट होंगे, वो बैलेंस शीट में गिवन प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस में इंक्लूडेड होंगे ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ड्यूरिंग द ईयर ये प्रॉफिट कमाए हैं 3,55,000 के, इसमें से नो डाउट इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट होके जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो उस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस में शामिल होगा जो ऊपर दिखा रखा है 2 लाख रुपए का. बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब एक डाउट किसी भी बच्चे के मन में ये आ सकता है कि सर ऊपर तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस में 2 लाख गिवन है और ये 355, अब इसमें से इंटरेस्ट भी डिडक्ट होगा, टैक्स भी डिडक्ट होगा. मान लो उसके बाद भी अगर ये मोर देन 2 लाख आता है तो भी मैं कहूंगा वो उस 2 लाख पे इंक्लूडेड है, क्योंकि हमें लास्ट ईयर का डेटा गिवन नहीं है. लास्ट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, तो नेगेटिव को करंट ईयर के पॉजिटिव से क्या करते हैं हम, एडजस्ट करके फिर फाइनल बैलेंस लिखते हैं. यस और नो? आपने फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ रखा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखो आपको 15% डिबेंचर्स गिवन है 1 लाख रुपीस के, तो इस प्रॉफिट में से जो 3,55,000 का गिवन है ये है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको ईबीआईटी भी तो बोलते हैं. फिर इसमें से लेस कर लो इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा, 15,000 रुपीज का आ गया. कितना बचा, 3,40,000 अर्निंग्स बिफोर टैक्स. अब लेस कर दो टैक्स कितना है 50%, यानी 1,70,000 टैक्स हो जाएगा. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया आपका 1,70,000.
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,70,000 हो गया, डिवाइड कर दो शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स कितने हैं? 4 + 2 6, 6 + 2 8,50,000। यस और नो? इनटू 100 कर दो, ये आ जाएगा आपका क्या? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स। बोलो जी, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये 850 जो मैंने लिखा है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, इन चारों को मैंने टोटल करके यहाँ पर लिखा है। ये आ गया कितना? 20% आ गया। बोलो जी, क्लियर? कोई डाउट क्वेश्चन में? No, No, sir. sir. रेशो नंबर नेक्स्ट है आपका 7th, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। पर शेयर हियर मींस पर इक्विटी शेयर। ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं करेंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर। हालांकि लिखते अर्निंग पर शेयर ही है, लेकिन ध्यान रखना ये इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। तो अर्निंग पर शेयर भाई, अभी हमने कैलकुलेट किया था रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स, तो वहां हमने कैलकुलेट किया था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो बचा प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग टैक्स, दैट प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट to preference shareholders and after making payment of dividend to preference shareholders at a fixed rate, the remaining profit is available for distribution to equity shareholders. Yes or no? तो अगर मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस कर दूं प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो बोलो आ जाएगा आपका अर्निंग पर शेयर। बोलो जी, क्लियर? Yes, sir. तो Yes, sir. अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अब मैंने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दिया, तो ये आफ्टर इंटरेस्ट तो है ही है। ध्यान रखना, पहले इंटरेस्ट डिडक्ट होता है, उसके बाद फिर टैक्स चार्ज होता है, और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है आफ्टर चार्जिंग टैक्स, उसमें से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट होता है एट अ फिक्स रेट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड का पेमेंट होता है हर साल, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किए हैं तो, और कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज किया है तो। उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करोगे और डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपका आ जाएगा क्या? अर्निंग पर शेयर। तो पर इक्विटी शेयर कंपनी ने कितनी अर्निंग की है, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए ये रेशो हम कैलकुलेट करते हैं। तो दिस रेशो मेजर्स द प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन अ पर शेयर बेसिस। ध्यान रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का यहां पर इंक्लूड मत कर लेना। ऑल प्रॉफिट्स लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स and preference dividend are available to equity shareholders. This ratio is calculated by dividing the net profit available to equity shareholders by the number of equity shares issued by the company. अब इस शेयर का सिग्निफिकेंस क्या है भाई? ये शेयर यूज में आता है अगर कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशो कैलकुलेट करनी है, कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो दिस रेशो विल बी helpful in calculating the market price of the company and also
and this ratio is also helpful in estimating the capacity of the company to declare dividends on equity shares. भाई ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हो ये तो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होगा, यस और नो। मान लो कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 12 लाख रुपीस के और प्रेफरेंस डिविडेंड है 2 लाख रुपीस का, तो मैं कहूंगा 10 लाख रुपीस आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यस और नो। डिवाइड कर दिया आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, मान लो 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं तो ये आ गया ₹10 पर शेयर। ये कंपनी की अर्निंग पर शेयर है, यानी पर इक्विटी शेयर कंपनी ने 10 रुपीज अर्न किए हैं। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी टोटल 10 रुपीज ही एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इसमें से 10 में से मान लो कंपनी ने 6 रुपीज का डिविडेंड दे दिया तो 4 कंपनी ने रिटेन कर लिया बिजनेस में फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या किसी और पर्पस के लिए। प्रॉफिट रिटेन करके भी तो रखे जाते हैं ताकि फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स हो जाए इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो। Yes, sir. So this ratio is also helpful in estimating the capacity of the company to declare dividends on equity shares. I hope clear होगा ये। Yes, sir. Yes. अब क्वेश्चन देखो 81, कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 1,44,000 का, लेस कर दो टैक्स क्योंकि ये बिफोर टैक्स है, टैक्स रेट है आपका 50%, तो 72,000 टैक्स हो गया। अरे 1,44,000 का 50% 72,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 72,000। इसमें से आप लेस करो प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है भाई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके 1 लाख रुपीस के और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया लेस प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 12,000 रुपीज का। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना? 60,000 रुपीज। इस प्रॉफिट को मैं बोल सकता हूं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बोल सकते हैं इसको। अब प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 60,000 और आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 20,000, तो ये आ गया आपका अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज पर शेयर। बोलो जी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट रेशो है रेशो नंबर 8। रेशो नंबर 8 है आपका बुक वैल्यू पर शेयर। यहां भी पर शेयर का मतलब पर इक्विटी शेयर। अब बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी। अब बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बैलेंस शीट को यूज करके, बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसको यूज करके टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स तो कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, यस और नो? Yes, sir. तो टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स में से अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस कर दो तो आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स माइनस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, आपका आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर डैश 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 पर शेयर। ठीक है ना? 3 रुपीज, 4 रुपीज, 10 रुपीज,
500 रुपीज वॉट एवर। सर इस रेशो का बेनिफिट क्या है? इस रेशो को कैलकुलेट करने का बेनिफिट ये है कि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जो होल्डिंग है उनको पता लगता है कि उनके होल्डिंग की वैल्यू क्या है। मान लो बुक वैल्यू पर शेयर आती है 50 रुपीज पर शेयर, और मान लो मैंने 1000 शेयर कंपनी के होल्ड कर रखे हैं, तो 1000 इंटू 50 मुझे ये समझ में आता है कि भाई 50,000 रुपीज की वैल्यू है। जो मेरे पास होल्डिंग है उसकी वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपीज। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने से, बुक वैल्यू पर शेयर आप अगर आपको किसी कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू पता है तो बुक वैल्यू का इफेक्ट कंपनी के शेयर के मार्केट प्राइस पर भी पड़ता है। भाई मान लो मार्केट प्राइस चल रहा है 20 रुपीज और शेयर की बुक वैल्यू है 30 रुपीज, तो आपको लगेगा ना ये कि भाई बुक वैल्यू तो 30 रुपीज है, मार्केट प्राइस 20 रुपीज चल रही है, इसका मतलब मार्केट प्राइस डाउन चल रही है। इस शेयर के प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो प्राइस नो डाउट बढ़ेंगे। लेकिन अगर बुक वैल्यू है 30 रुपीज, शेयर का भाव मार्केट में चल रहा है, मार्केट हियर मींस स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, मार्केट में चल रहा है 130 रुपीज, तो बोलो मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से 100 रुपीज ज्यादा है। तो बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने का एक बेनिफिट ये होता है कि हम शेयर की मार्केट प्राइस से उसको कंपेयर करके अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं। बोलो जी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82। कैलकुलेट बुक वैल्यू पर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 80। 80 पे जाना पड़ेगा भाई हमें वापस। यहां पर आपका शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है? शेयर होल्डर्स फंड्स है आपका 4 + 2 6, 6 + 2 8, 850। 850 में से आपको लेस कर देना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, तो आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स कितना हो जाएगा? 6,50,000 रुपीज। बोलो क्लियर? और Yes, sir. इसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, दैट इज 40,000 इक्विटी शेयर्स आपका लिखा हुआ है, कट कर लो 40 से, ये 40 कट हो गए और ये आ गया आपका बुक वैल्यू पर शेयर 16 रुपीज एंड 25 पैसा। बोलो जी, क्लियर है क्या? यस सर। देख लो आपका आंसर, बुक वैल्यू पर शेयर कितना आ रहा है? 16 रुपीज एंड 25 पैसा पर इक्विटी शेयर, या पर शेयर लिखोगे तो भी इक्वली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, ये कौन से शेयर्स के रिगार्डिंग कैलकुलेट करते हैं? हम इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग कैलकुलेट करते हैं। आई होप क्लियर होगा। Yes, sir. सेकेंड लास्ट हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है वो है डिविडेंड पे आउट रेशो। और डीपी रेशो, शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीपी रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो और डीपी रेशो। ये जो रेशो है ये रिलेशनशिप बताता है कि कंपनी ने कितना तो डिविडेंड पे किया है इक्विटी शेयर होल्डर्स को और कितना प्रॉफिट अवेलेबल था इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। मान लो प्रॉफिट अवेलेबल था 10 लाख रुपीज, डिविडेंड आपने दिया है 8 लाख रुपीज का, इंटू 100 कर दो, ये आ जाएगा आपका डिविडेंड पे आउट रेशो, दैट इज 80%। कहने का मतलब है अगर कंपनी 100 रुपीज अर्न करती है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स टू मेक द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज
80 rupees are paid by the company to equity shareholders as dividend and remaining 20 rupees are retained by the joint stock company for future uncertainties. यानी वो रिटेन करके रखती है कंपनी फ्यूचर पर्पसेस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए फ्यूचर में यूज कर लो. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इस रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट available to equity share holders multiplied by 100 is equal to dash 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 %. या फिर फॉर्मूला आप एक और लिख सकते हो, और डिविडेंड पर शेयर. अब डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलेगा? डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर आप कैलकुलेट करके आए हो आज? यस और नो? Yes, sir. इनटू 100. ये भी डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला. दोनों सेम ही है, बस फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट तो टोटल प्रॉफिट है, और सेकंड में हमने डिविडेंड पर शेयर अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रॉफिट थे उनको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी से. आई होप क्लियर होगा. Yes, sir. तो देख लो, इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम. In other words, it shows what percentage of profit after taxes and preference dividend is paid as dividend to equity shareholders. टोटल प्रॉफिट जो अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसमें से कितना परसेंट आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट इज शोन बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो. जैसे हमने ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का रिलेशनशिप पढ़ा था, वैसे ही यहां पर अगर 100 में से आप डीपी रेशियो लेस कर दोगे तो जो रिमेनिंग परसेंटेज बचेगा, जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स. बोलो यस और नो? 100% प्रॉफिट जो आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कमाया, उसमें से डीपी रेशो मैंने लेस कर दिया. मान लो डीपी रेशो आता है 80%, 80% लेस कर दूंगा तो मैं कह दूंगा 20% अर्निंग्स हमने रिटेन करके रख ली फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए. बोलो जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, लास्ट रेशो पढ़ लो और एक क्वेश्चन कर लो और चैप्टर ओवर. लास्ट रेशो है आपका प्राइस अर्निंग रेशो, और इसी को हम बोलते हैं पीई रेशो. प्राइस अर्निंग रेशो और पीई रेशो, इसका फॉर्मूला होता है पीई रेशो इज इक्वल, एक मिनट बेटा, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. इस रेशो को कैलकुलेट करने का पर्पस है टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर. अगर आपके पास पी रेशो अवेलेबल है, अगर आपको पता है पी रेशो आपका क्या है, और आपको अर्निंग पर शेयर पता है, तो अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पी रेशो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर. बोलो यस और नो?
हाँ जी, अगर आपको पीई रेशो पता हो, मान लो पीई रेशो है आपका 10 टाइम्स, और आपको अर्निंग पर शेयर पता हो 5 रुपीज 5 पर शेयर, तो मैं कहूंगा भाई इस कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस होनी चाहिए नियर अबाउट 50 रुपीज। बोलो जी, क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना? तो इट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर बाय द अर्निंग पर शेयर, दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। दिस रेशियो शोज हाउ मच इज टू बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट इन द कंपनी शेयर्स टू गेट ईच रुपीज ऑफ अर्निंग ऑन इट्स शेयर। भाई 5 रुपीज पर शेयर से मार्केट प्राइस को डिवाइड करोगे तो मैं कहूंगा कि पर शेयर 1 रुपीज की अर्निंग लेने के लिए मार्केट में इस कंपनी के शेयर में कितना इन्वेस्ट हमें करना पड़ेगा। तो हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजंस भी डिसाइड होते हैं इस रेशो को यूज करके। द रेशो इज यूज टू मेजर वेदर द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज हाई और लो। जैसे मान लो अभी आ रहा है ये मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए 50 रुपीज। अब अगर मार्केट प्राइस है 40 रुपीज, शेयर मार्केट में हम चेक करते हैं कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 40 रुपीज, तो मैं कहूंगा भाई मार्केट प्राइस हमारा लो है, मार्केट प्राइस लो है। और अगर मार्केट प्राइस आ रहा हो 90 रुपीज तो मैं कहूंगा भाई रिस्की है, अभी शेयर में इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्योंकि मार्केट प्राइस नियर अबाउट 50 रुपीज होना चाहिए, 90 रुपीज चल रहा है। अगर आपके पास होल्डिंग है तो बेटर है आप उसको सेल आउट करके प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि चांसेस हैं कि शेयर के प्राइसेस ड्रॉप होंगे। बोलो क्लियर? Yes, sir. चलो जी, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। बोलो होमवर्क में दे दूं क्या? कर लोगे क्या? कर लेंगे सर। कर लोगे सब? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी गुप्ता जी, हो जाएगा? Yes, sir. भूमि, गुंजन? Yes, sir. Yes, चलो sir. जी, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 83 है आपका होमवर्क। अब बेटा रेशो एनालिसिस चैप्टर हमारा खत्म हो गया और हमारा सिलेबस भी आज खत्म हो गया। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन करना, और रिवीजन का फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है ना? एनसीईआरटी की जो लेटेस्ट बुक है वो आप अपने पास रखोगे, अगर बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो पीडीएफ से पढ़ोगे। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आओगे कल इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के। कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस अब नहीं करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और क्वेश्चंस में जो आपकी डिफिकल्टीज होंगी उनको मैं सॉल्व आउट कराऊंगा। और उसके अलावा अगर कॉन्सेप्ट्स में भी कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से वो क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, Yes, फिर sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। Bye, sir.